कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। किस पर? तो ये हमारा राइट आंसर है सहकारी अधिगम पर। सहकारी अधिगम मतलब हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जुलाई में जो सीटेट का पेपर हुआ है, पेपर 2 का सीडीपी डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर 1 का वीडियो बना रखा है। पेपर 1 का सीडीपी का, ईवीएस का और मैथ्स का आपको वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। अगर पेपर 1 से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो, कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका वीडियो मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीडीपी का और ईवीएस और मैथ्स का भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, पेपर 1 का। तो आज बेसिकली हम पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैक 23 सेकेंड, ठीक है ना। ये ना प्रश्न पत्र 2 पेपर 2 लिखा है, मतलब ये पेपर 2 है हमारा है। पेपर 2 मतलब 6 to 8 वालों का है, और यहाँ पे पेपर 1 है, तो ये पेपर 1 यानी 1 to 5 वालों के लिए है। और ये हो गया पेपर 2। सेट क्या है हमारा? जी है। चलिए डिस्कस करते हैं और हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था इस बार? ये क्यों दिक्कत हो रही है, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। हाँ ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है, जूम कर देते हैं, पढ़ने में आसानी होगी आपको। पहला प्रश्न है, सीडीपी देख रहे हैं हम लोग, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, पार्ट 1 में, कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। किस पर? तो ये हमारा राइट आंसर है सहकारी अधिगम पर। सहकारी अधिगम मतलब सबकी जिसमें सहभागिता होगी उस पर हम ध्यान ज़्यादा केंद्रित करेंगे। तो पहला का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सेकंड देखिए, कर रहा है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। यानी कोई बच्चा है अमन और जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसे कोई शिक्षक किस प्रकार से सहायता कर सकता है। तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कोई प्रश्न है तो हम बच्चे को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे कि बाबू इस पर सोचो और फिर सोच के बताओ कि इसका उपाय क्या हो सकता है, इसका उत्तर क्या हो सकता है। उस तरह से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास आसानी से होगा और बच्चा समस्या का समाधान कर पाएगा। ठीक है, तो दूसरा राइट आंसर हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि क्या ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बोध आधारित कह रहा है ना जी, तो बोध आधारित मतलब क्या है कि बोध आधारित शिक्षण यानी बच्चों के अंदर हमको क्या करना है? बोध को डेवलप करना है। यानी कि बच्चा किसी पॉइंट के प्रति, किसी टॉपिक के प्रति खुद से सोच करके उसका उपाय ढूंढ सके। कोई प्रश्न उसको अगर आप दे रहे हैं तो खुद से सोच के उसका वो क्या कर सके? हल ढूंढ सके। वो हो गया हमारा बोध आधारित शिक्षण। तो कैसे करेगा बच्चा? सुविधाजनक वातावरण दीजिए, कि बच्चा को वैसा माहौल दीजिए कि बच्चा वहां सोच सके, डिस्टर्बेंस ना हो, और बच्चे को वहां पर आप थोड़ा बहुत हेल्प भी कर सकते हैं। चौथा प्रश्न क्या था? वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहा है को पढ़ना सिखाया जा सकता है। यानी किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए उपाय है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यानी बच्चा अगर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो रीडिंग से रिलेटेड जो हमारे पास विकल्प होंगे उसका उपचार करने के लिए उस प्रकार की शिक्षण का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं साइकोलॉजिकल, कि बच्चा ए को बी लिख देता है, बी को डी लिख देता है, ऐसे होता है ना, बी को डी पढ़ेगा। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। अब चलिए वहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि भाई बहन के रिश्ते, ठीक है ना, क्या है? तो माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी बच्चा जब छोटा होता है तो उसका समाजीकरण उसके परिवार से ही प्रारंभ होता है। जहाँ बच्चा भाई अगर है तो उसकी बहन भी होगी, माता पिता होंगे, तो वहाँ पे डिपेंड करेगा। 6ठा प्रश्न रहा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए क्या है? स्टेटमेंट, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। ठीक है, यानी हर बच्चा का विकास अलग अलग दर में होता है, रेट अलग अलग होता है। विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ठीक है, तो ये सही बात है। बच्चे में भिन्नता होगी, क्यों? हर बच्चे का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। वो उसका अनुवांशिक गुण हो सकता है या अनुभव, उसको कैसा माहौल मिल रहा है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है आर ये ए की सही व्याख्या करता है। 7वां प्रश्न है, ये भी कथन दिया गया है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। यानी बच्चा है, उसको वैसा आप माहौल नहीं दिए जहाँ उसका भाषा का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाया, तो उसको क्या दिक्कत आएगी। तो भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, यानी बच्चों को अब संवेदनशील हो जाएगा बच्चा, भाषा का उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो 7वां का चौथा आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न पूछा गया है इस बार क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के सम आलोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो दूसरा कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। जब हम ये प्रश्न बच्चे से करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, समालोचनात्मक चिंतन करेगा और रचनात्मक चिंतन करेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 9वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। ये तो आपको पता ही होगा कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पढ़चर्या में लचीलापन, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं कि वहां पर हर प्रकार के बच्चे होंगे, तेज भी होगा, मंदबुद्धि भी बालक होगा, दिव्यांग बालक भी होगा, निर्धन भी होगा, अमीर गरीब सारे होंगे, और वहां पर हम किसी भी चीज का भेदभाव ना करते हुए अपने पाठ को ऐसा लचीलापन बनाएंगे, यानी पाठ्य वस्तु जो होगी, पाठ्यक्रम जो होगा, उसको ऐसे लचीलापन बनाइए ताकि सारे बच्चे उसमें फिट बैठ सकें, किसी के लिए कोई दिक्कत ना हो, सब आसानी से पढ़ सकें। अब सम आलोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, 11 में देखिए कथन वाला क्वेश्चन आ गया ना फिर, कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवाइवस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल है, क्या है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, राइट आंसर की ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल आर जो है इसकी फिट नहीं बैठ रहा है अकॉर्डिंग, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करता है, यानी एक्टिव क्लास में क्या होगा। तो ऑप्शन तो हमारा हो गया बी सी डी। बी क्या है, शिक्षक से प्रश्न पूछेगा बच्चा, बिल्कुल बच्चा एक्टिव है यहाँ पर, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात है। एक दूसरे से प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। स्वयं से प्रश्न पूछेगा, यानी कोई प्रश्न है तो वो स्वयं से कर सकता है कि इसका हल क्या हो सकता है, मन में सोचेगा। ये जो चीज है ना, अधिक प्रश्न नहीं पूछता, ये निगेटिव वर्ड हो गया, तो बी सी डी हमारा सही हो गया। ठीक है ना। फिर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो जेंडर भूमिकाएं हैं, यानी बाल अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर व्यस्तता में भी ये होती हैं। 14 नंबर प्रश्न, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विद्या के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो ये हो गया कि बुद्धि क्या है, बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बिल्कुल, बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है और समय समय पर यह बदलती रहती है, यानी एक जैसी बुद्धि नहीं होती है, उसको उसमें हम सुधार कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो ये थे हमारे हार्वर्ड गार्डनर साहब। ठीक है ना, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। फिर लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा क्या, कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है, यानी 16 का 2 हो गया। 17 देख लेते हैं क्या है। 17, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या करें, यानी कि पहले अवधारणा का संपूर्ण परिचय रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। अगर ऐसा करते हैं शिक्षक तो बच्चा आसानी से सीख पाता है। 17 हो गया। 18 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। ठीक है, पहला हो जाएगा कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, ये तो अभिकथन है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना का उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए करना चाहिए। कारण उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जा सकता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो ये हो गया, ए सही है और आर गलत है, यानी बच्चों को भ्रमित थोड़े करना है, तो गलत बात कर रहा है, तो ए सही है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या रहा था। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, ये भी आगे कथन वाला, कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में से रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, या शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को सम आलोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है ना, तो ये भी सही है, कड़ी मेहनत करेंगे, यानी जात विशेष अगर कोई रूढ़िवादिता है तो उसको खत्म करेगा बच्चा, और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे क्या लिए, सम आलोचनात्मक चिंतन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया।
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब है महारत, मतलब निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है, तो ये राइट आंसर। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? क्या? व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। आंतरिक अभिप्रेरणा कह रहा है ना जी, तो हम कोई वाद्य यंत्र बजाएंगे, कुछ बजाएंगे तो हमको मन में हमारी खुशी होगी, यानी प्रसन्नता होगी, तो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। तो 22 का 1 नंबर आंसर हो गया। 23 देखते हैं। 23 कह रहा है पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। कौन कौन? उन्होंने पियाजे को आप पढ़ेंगे तो इन्होंने 4 स्टेज बताए हैं, ठीक है ना। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और एब्स्ट्रैक्ट, ये 4 इनके स्टेज होते हैं। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, ये हमारे प्ले लिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगी जीन पियाजे साहब की। अब देखिए, तो 23 का 4 है क्या कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी बच्चा किस अवस्था में किस प्रकार से सोचता है ये उसके पैटर्न को दर्शाता है, जीन पियाजे साहब कहते हैं। 23 का 4। लेवाइत्सकी का क्या मानना था कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। विकास कैसे होता है? तो सीधे समाज के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमारा विकास प्रारंभ होता है, यानी समाज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं वाइगोत्स्की साहब, इसको याद रखिएगा। 25, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? क्या ये है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारण के प्रभाव पर ध्यान नहीं रखता है, ये हो जाएगा। 26 कथन वाला है। प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। लैंगिक जेंडर अंतर जनजातीय और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं होती है। तो ये सही है परंतु गलत है। मतलब क्या है, वो ये बच्चों को ये बताना चाहती हैं कि ये पुरुष हैं लेकिन ये नर्स हैं, ठीक है, और ये स्त्री हैं लेकिन ये गणित की प्रोफेसर हैं। यानी बच्चों के मन में जो मिथक बनी हुई है कि गणित लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, चाहे नर्स का काम लड़की करेगी, उसकी अवधारणा को ये दूर तो कर रही है। बट यहाँ ये जो बात कह रहा है ना कि जेंडर जन्मजात है, जेंडर जन्मजात नहीं है जी, जेंडर सामाजिक चीज है, तो ये गलत कहा, बट ये सही है। तो ये कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। अब देख लेते हैं 27, कह रहा है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है, यानी बच्चा कोई अगर सुन नहीं पाएगा ना तो वो संवाद नहीं कर पाएगा। 28, कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होता है? तो ए और बी को राइट आंसर माना गया है। क्यों? समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, यही दोनों हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें। फिर समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है, यानी समायोजन में समान होंगी और संशोधन में भिन्न हो सकती हैं। 30, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार ने हमने क्या करा कि सीडीपी देखा पेपर 2 का, पेपर 2 बोल रहे थे बहुत सारे बच्चे के सर पेपर 2 का आप लेके आइए, तो ये हमने पेपर 2 आज लाया हुआ है, इसको हम डिस्कस कर लिए। सीडीपी इसका डिस्कस हो गया, देखिए हमने आज ये सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी डिस्कशन कर लिया है। आगे की वीडियो में मैं आपको इसके और भी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, या साइंस का जो भी होगा, साइंस का भी बच्चे ने कमेंट कर रखा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, जिससे क्या होगा कि उनको भी आपके साथ साथ हेल्प हो जाएगी। और मेरे चैनल पे अब सीटेट से अकॉर्डिंग, सीटेट से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं डालूंगा, क्योंकि मैंने खुद जुलाई वाले सेशन में फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको वो ट्रिक्स बता सकता हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने अगर अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक वीडियो मेरा मिलेगा आपको, गुरु मंत्र, उसमें हम बताएं आपको, उसको देख लीजिएगा। और पेपर 1 से रिलेटेड चाहिए तो उसका भी आपको पढ़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, और ये वीडियो तो आपको है ही पेपर 2 का सीडीपी। आगे मिलते हैं फिर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, तब तक मिलते हैं आपसे। जय हिंद।